एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर हमारी प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो चल रही है, जो कि गेट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसके बाद और भी एग्जाम्स है हमारे, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हुआ और बीएससी हुआ, एमएससी हुआ। इन सब में क्या है, इन टॉपिक से कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कैसे जो प्लांट है हमारे, उसमें जो जाइलम है वहां तक कैसे सॉइल से जो वाटर है उसको ऑब्जॉर्व किया जाता है एंड आता है हमारे जाइलम। जाइलम से फिर क्या है, उसका ट्रांसलोकेशन होता है पूरे प्लांट में। तो यहाँ तक हमने देख लिया था जाइलम तक की सारी प्रोसेस की, कैसे कैसे हमारे जाइलम में क्या है, वाटर रूट के थ्रू आता है जाइलम तक। जाइलम के बाद प्लांट के पूरे पार्ट तक वो जाता है। इसके लिए कौन सा एक फोर्स काम करता है, यहाँ पर क्या है, एक ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है एंड रूट प्रेशर काम करता है। उसके थ्रू क्या है, वाटर को हमारे एरियल पार्ट जो है प्लांट का वहां तक सप्लाई किया जाता है। अब हम देखेंगे, हमने देख लिया वाटर का पूरा। अब हमारे यहाँ बच रहा है मिनरल्स का, सॉरी वाटर एंड मिनरल्स का तो हो चुका है। अब जो फूड है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है एंड इसका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। फूड का फॉर्मेशन आपको पता है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू होता है। अब जो फूड बन रहा है हमारी लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, अब ये जो है प्लांट के सारे पार्ट्स में कैसे जाता है, कैसे ट्रांसलोकेट होता है फूड, वो सब हम देखेंगे। ये होता है किसके थ्रू है, ये होता है हमारे फ्लोएम के थ्रू, और वो सारी प्रोसेस आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सोर्स से यहाँ क्या है, सिंक में क्या है, फ्लो होता है। यहाँ सोर्स क्यों बोला गया है, सोर्स यहाँ पर क्या है, लीफ होती है हमारी, लीफ क्या है हमारी, सोर्स। एंड यहाँ से ही कहाँ जा रहा है, हमारे सिंक के अंदर जाता है। सिंक यहाँ क्या है, जो अदर पार्ट है हमारे प्लांट के, वहां तक फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तो हम देखते हैं, फूड प्राइमरीली सोर्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय वेस्कुलर टिश्यू, कौन सा है हमारे, फ्लोएम। एंड यहीं पर अगर वाटर आता तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाने में कौन हेल्प करता है, हमारी वेस्कुलर टिश्यू, कौन सा है, जाइलम। फ्रॉम ए सोर्स टू सिंक। अब सोर्स क्या है, यहाँ पर ये देखो दिया हुआ, पार्ट ऑफ द प्लांट विच सिंथेसिस या स्टोर द फ्रूट, मतलब कि फूड जहां स्टोर होता है या जहां हमारे बनता है उस पार्ट को यहाँ क्या बोला गया है, सोर्स। तो यहाँ कौन सा पार्ट है जिसके अंदर फूड बनता है, स्टोर रहता है, वो है हमारे लीफ। फिर है सिंक, वो पार्ट है, पार्ट ऑफ द प्लांट दैट नीड्स द फूड। सिंक उस पार्ट को बोला गया है जिस पार्ट के ऊपर हमारे फूड की नीड है हमारे प्लांट को। तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल रूट, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। अदर पार्ट कोई भी हम ले सकते हैं, मैंने यहाँ अदर पार्ट लिखा है जहां नीड हो फूड की। क्योंकि अगर हमें भूख लग रही है, हमारे पास खाना खूब सारा पड़ा है, कमरा भर के पड़ा है, बट हम खाएंगे थोड़ी। बट जब हमें भूख लगेगी तब हम कैसे काम करेंगे, हमारा जो पेट है या हमारी जो बॉडी है वो सिंक की तरह फंक्शन करेगी। एंड जिस रूम में हमारा खाना रखा है, जिस किचन में हमारा खाना रखा है, वो क्या है, एक सोर्स रहेगा, जैसे स्टोरेज रखा हुआ है हमारा फूड। तो इस तरह से यहाँ पर फंक्शन करता है। अब हमें भूख लगेगी तब क्या है, हमें नीड होगी फूड की, तो वो पार्ट हो जाएगा हमारा सिंक। द सोर्स एंड सिंक में बी रिजर्व depending upon the season or the plant's need. Usually leaves are source and root act as a sink, but in the early spring, root become a source of food and buds of tree act as sink because they need energy for growth and development of photosynthetic structures. ठीक है। अब है, since the source and sink relationship is variable, the direction of movement of food in the phloem can be upward and downward. यहाँ क्या बोला गया है, हमारे जो फूड होता है, यहाँ क्या होता है, एक लीफ में हमारे फूड बनता है एंड ये एक लीफ में बनता है। तो इसका जो और अपर पार्ट है, अपेक्स जो है हमारे प्लांट का, वहां से लेके एंड हमारे रूट जो है प्लांट की, वहां तक क्या है, फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। जैसे कि हमारे प्लांट का इस पार्ट के अंदर क्या है, हमारे फूड का फॉर्मेशन हुआ, तो फूड यहाँ से हमारे यहाँ भी जाएगा एंड यहाँ भी आएगा। इस तरह से क्या है, बाई डायरेक्शनल इसको बोला गया है ट्रांसलोकेशन। जबकि जाइलम में क्या होता है, हमारे डायरेक्ट रूट से फूड बनता है एंड ये जाता है अपर पार्ट्स में, इसलिए क्या है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये होता है हमारे यूनि डायरेक्शनल जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन। एंड फ्लोएम में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल फूड का ट्रांसलोकेशन। यहाँ मैं लिख देती हूँ फ्लोएम। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ देखो क्या क्या बता रखा है, थोड़ा सा मिनरल्स एंड वाटर का है यहाँ पर ट्रांसलोकेशन। ये देखो रूट, सॉइल जो है वहां से रूट इसको ले रही है इस तरह से, एंड यहाँ से क्या है, ये देखो
लीफ में आया, लीफ से अपर लीफ में आया एंड और भी अपेक्स पार्ट में जाना चाहे तो चला जाएगा हमारे वाटर। बट यहाँ क्या हो रहा है, फ्लोएम में क्या हो रहा है, अगर यहाँ फूड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, या यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ क्या है, ये नीचे रूट वाले पार्ट में भी आ रहा है और ऊपर वाले पार्ट में भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है एंड इधर भी आ रहा है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, बाई डायरेक्शनल बोला गया है। जबकि जाइलम को यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि यहाँ से बन के सीधा ये जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ अगर हम देखें, स्टिफाइड विथ लिग्निन, लिग्निन किसके ऊपर कवरिंग है, नो नीड वॉल बिटवीन सेल्स, वाटर एंड मिनरल्स। ये देखो इस तरह से ये डायरेक्शनल दिखा रखे, इस तरह से वन वे फ्लो होता है हमारे जाइलम के अंदर। तो इसको अपन सिंगल टर्म में लिख सकते हैं, यूनी डायरेक्शनल। एंड यहाँ क्या हो रहा है, अगर इस डायग्राम को भी समझाऊं, ये देखो, एंड वॉल्स विथ परफोरेशन, यहाँ क्या इस तरह से परफोरेशन किया हुआ है, पी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने फ्लोएम के एलिमेंट्स जो है वो पढ़े होंगे तो स्लीव ट्यूब्स होती है, स्लीव सेल्स होती है, एंड देखो वाटर एंड फूड जा रहा है हमारे, ठीक है, एंड टू वे फ्लो हो रहा है, यहाँ इस तरफ जा भी रहा है एंड इस तरफ भी जा रहा है, या इस तरफ भी आ रहा है, इस तरफ जा भी रहा है एंड इस तरफ आ भी रहा है। इस तरह से ये क्या है, टू वे टाइप का हमारे फ्लो होता है। एंड यहाँ पे टर्म जो है हम यहाँ यूज में लेते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाना चाह रही हूँ, जैसे कि या कैसे और सोर्स और सिंक जो है वो फंक्शन करते हैं, उसका ये डायग्राम है। पहले डायग्राम समझा देती हूँ तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ ये देखो हमारी लीफ सेल है, ठीक है, इसको सोर्स बोला गया है। अब लीफ सेल जो है हमारा फ्लोएम पूरा, इसमें ये देखो सुक्रोज का फॉर्मेशन हुआ है, रेड रेड डॉट जो है हमारा सुक्रोज है। फिर ये कंपेनियन सेल है हमारी, ठीक है, फ्लोएम का ही पार्टिकल होता है, ये एलिमेंट्स होते हैं। एंड ये देखो स्लीव ट्यूब एलिमेंट्स यहाँ है, ये है हमारे फ्लोएम। अब फ्लोएम के अंदर क्या है, हमारी तरफ से फूड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, फूड का फॉर्मेशन होकर जहां हमें जरूरत है, जैसे कि सिंक पार्ट, यहाँ हमारी रूट सेल बोली गई है। अब यहाँ इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई है, किसकी, फूड की। यहाँ फूड की कंसंट्रेशन हाई है तो फूड को हम किसके एक्सपेक्ट में मानते हैं, सॉल्यूट की, ठीक है। यहाँ इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आप सोच सकते हैं यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इस वाले पार्ट में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, लो हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन लो है तो यहाँ पर क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगी। तो हाई कंसंट्रेशन से वाटर यहाँ की ओर मूव करेगा, इस तरह से देखो कर रहा है ना, इस वजह से ही कर रहा है क्योंकि यहाँ सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, वाटर की अमाउंट बहुत कम है। एंड यहाँ पर जाइलम वाले पार्ट में वाटर की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, इस तरह से यहाँ पर वाटर आ जाएगा। एंड देन यहाँ जैसे ही सिंक के पास पहुंचेगा हमारा फूड जो है, जिस सिंक एरिया यहाँ क्या है, रूट सेल है, यहाँ इसको फूड की रिक्वायरमेंट थी, फूड पूरा यहाँ ले लिया जाएगा। एंड यहाँ से सॉल्यूट जो है वापस यहाँ आ रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ आ रहा है, तो यहाँ क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ हो जाएगी हमारी बहुत कम। अगर यहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो आपको पता है यहाँ वाटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट तो हमारा चला गया है ना सिंक सेल के पास, तो यहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, वाटर वापस से हमारे जाइलम के अंदर फ्लो कर जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये प्रेशर काम करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पर यहाँ क्या है, सोर्स से सिंक के अंदर क्या है, फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। एक बार और मैं इसको अच्छे से आपको बना करके बता देती हूँ कि कैसे कैसे चीजें यहाँ वर्क कर रही है। वैसे डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम पार्ट में हमारे यहाँ क्या है, फूड का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ क्या है, सोर्स पार्ट है, एंड यहाँ पर क्या है, फूड प्रेजेंट। अब जहां आपको पता है फूड को हम सॉल्यूट के वाटर, यहाँ पर क्या है हमारे, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ लो रहेगी एंड इसकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अब जाइलम में यहाँ क्या रहेगा, जाइलम में यहाँ वाटर एंड मिनरल्स रहेंगे। अब ये रहेंगे यहाँ पर तो इनकी कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर हाई रहेगी, या हम यहाँ पर वाटर को सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। की कंसंट्रेशन यहाँ हाई रहेगी और यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, लो रहेगी। तो आपको एक चीज ये तो पता है, सॉल्यूट हमेशा अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, एंड वाटर
क्या करता है हमारे, हमेशा इसका मूवमेंट जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की ओर होती है। अब यहाँ पर मैंने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ बना दिया है, ठीक है। फ्लोएम को यहाँ सोर्स बोला है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे सिंक के पास जाएगा, सिंक क्या है हमारे यहाँ पर, रूट सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर किसका क्या मूवमेंट होगा, आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो मैंने बनाया है उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। अब यहाँ वाटर का जो मूवमेंट होगा ये होगा यहाँ से यहाँ की ओर, ठीक है। अब यहाँ आएगा वाटर, तो यहाँ क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन हाई होगी। जैसे ही यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन हाई होगी, सिंक के अंदर क्या है हमारे सॉल्यूट जो है उनका मूवमेंट हो जाएगा एंड वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ हाई हो जाएगी। एक बार अच्छे से बनाऊं इसको, ठीक है। तो यहाँ से वाटर हमारे इधर आ गया, ये देखो इधर आ चुका है। अब जैसे जैसे हमारे सोर्स से सिंक की ओर मूवमेंट होगा तो यहाँ पर क्या है, हमारी जो सॉल्यूट है ये चला जाएगा हमारे रूट में एंड यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। एंड इसकी जैसे ही लो होगी, यहाँ पर जो वाटर होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये सब हम फ्लोएम के अंदर बात कर रहे हैं, फ्लोएम वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। इस तरह से ये फ्लोएम वाले पार्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ वाटर आ गया, वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ज्यादा हो गई, तो ये जैसे ही वाटर की कंसंट्रेशन हाई ज्यादा होगी, हाई होगी, तो वापस से वाटर हमारे इधर चला जाएगा, वाटर का मूवमेंट हो जाएगा इधर। एंड इस तरह से यहाँ क्या है, सोर्स एंड सिंक के अंदर फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होती है सॉल्यूट की, वहां वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। फिर यहाँ जाइलम से हमारे वाटर आता है फ्लोएम में, फ्लोएम में आएगा तो इस सिंक के पास पहुंचेगा, सिंक के पास क्या है, हमारी सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है, तो ये चला जाएगा सिंक सेल के पास। तो फिर यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा, हमारे फ्लोएम के पास वाटर की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, तो वापस ग्रेडियंट यहाँ बनेगा और वापस से जो बचा हुआ वाटर था वो हमारे जाइलम टिश्यू में चला जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे सोर्स टू सिंक में ट्रांसलोकेशन हेल्प करता है। तो ये सारी एक प्रोसेस थी, वो मैंने अच्छे से आपको लिख के भी बता दी है और उस जो डायग्राम था उससे भी समझा दी है। ये देखो यहाँ भी वही चीज काम कर रही है। देखो रेड वाला जो पैन है ये हमारे फूड का या सॉल्यूट के को शो कर रहा है एंड जो ग्रीन है ये वाटर का लिखा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ देखो जाइलम में कंसंट्रेशन हाई है, मैं बस बना के रख देती हूँ। यहाँ सॉलिड की कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। यहाँ वाटर की वापस वाटर की हाई हो जाएगी एंड सॉल्यूट की क्या है, लो हो जाएगी, क्योंकि ये जा चुका है अपने सिंक साइड में, ठीक है। ओनली यहाँ पर इनके ट्रांसलोकेशन में ग्रेडियंट ही हमारी फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से मैंने समझा दी है, बनाकर भी और डायग्राम से भी समझा दी है। अब हम देखते हैं केमिकल नेचर ऑफ फ्लोएम सैप इज एल्कलाइन। Phloem sap is mainly composed of water and sucrose, but other sugars, hormone and amino acids are also translocated through phloem. हमारे नॉर्मली इसके अंदर वाटर एंड सुक्रोज तो होता ही है, इसके अलावा कुछ शुगर्स भी होती है, हार्मोन्स भी होते हैं, कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं, वो भी क्या है, फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसलोकेटेड होते हैं। द प्रेशर फ्लो या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस ये दी थी हमारे मंच जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी। It is a most accepted mechanism used for the translocation of sugars from source to sink के लिए ट्रांसलोकेशन जो होता है उसके लिए एक हाइपोथेसिस दी थी हमारे साइंटिस्ट मंच ने। मास फ्लो हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ग्लूकोज इज prepared at the source, it is converted to the sucrose। हमारे जब भी बनता है फूड, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी फूड हमारा हमेशा बनता है वो होता है हमारे ग्लूकोज, फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज में जो कि एक डाइसैकेराइड शुगर होती है। द शुगर इज देन मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इनटू द कंपेनियन सेल एंड देन इनटू द लिविंग फ्लोएम स्लीव ट्यूब सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ जो लोडिंग होती है या अनलोडिंग होती है ये क्या है, हमारे जो लोडिंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ इस तरह से सुक्रोज जो है यहाँ इधर ये लोड हो रहा है ना, तो ये एक तरह से एक्टिव प्रोसेस है, इस चीज को लोडिंग बोला जाता है।
एंड ये कैसी है, एक्टिव प्रोसेस, यानी इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द source produce a hypertonic condition in the flame, decrease in water potential। ठीक है, अभी मैंने समझा दिया था आपको, यहाँ वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है फ्लेम के अंदर। वाटर फ्रॉम द एडजेसेंट जाइलम मूव इनटू द फ्लेम बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या है, हमारा वाटर जाइलम से फ्लेम के अंदर आ रहा है। एट ट्रिगर प्रेशर बिल्डअप इन द फ्लेम, फ्लेम के अंदर क्या है, एक ट्रिगर प्रेशर बिल्डअप किया जाता है। फिर यहाँ पर है, ड्यू टू दिस प्रेशर फ्लेम से मूव करता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। जहां सिंक में लो प्रेशर होता है और सोर्स में क्या हाई प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पर बनता है। अल्टीमेटली सोर्स रीच टू द सिंक, सिंक के पास पहुंच जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लेम। सो यहाँ क्या है, लोडिंग होती है वो भी एक्टिव प्रोसेस होती है, अनलोडिंग होती है वो भी यहाँ पर क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी लोडिंग में भी, अनलोडिंग में। लोडिंग में यहाँ क्या हो रहा है, हमारा जो लीफ के अंदर फूड बन रहा है वहां से क्या है, हमारी लीफ के जो फ्लोएम है उसके एलिमेंट्स है वहां बन रहा है, तो यहाँ भी लोड हो रहा है ना जो फूड, ये भी एक एक्टिव प्रोसेस है। अब फ्लोएम से जो मतलब सोर्स से हमारे सिंक तक आ रहा है फूड, ये भी एक तरह की क्या है, अनलोडिंग है, और ये भी क्या है, एक तरह की एक्टिव प्रोसेस ही होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मैंने लैंग्वेज भी समझा दी और अपनी लैंग्वेज में ही बता दिया। अब है सेल्स ऑफ सिंक विल यूज द शुगर बाय 3V। सेल जो होती जाती है सिंक तक तो यूज करती है शुगर्स क्या है, 3 वे यूज करती है जाने के लिए। कन्वर्टिंग इनटू द एनर्जी, कन्वर्टिंग स्टार्च, या फिर ये सेलुलोज में भी कन्वर्ट होती है। शुगर आर रिमूव्ड, अगर हम शुगर को रिमूव कर दे, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज, वाटर मूव्स आउट द फ्लोएम। ठीक है, यहाँ क्या है, हम शुगर जैसे ही हमारे सिंक के पास चली जाती है तो फ्लोएम के अंदर क्या है, सुक्रोज बहुत कम हो जाती है एंड वाटर पोटेंशियल हमारे यहाँ का है हाई हो जाता है वाटर यहाँ पर। तो यहाँ क्या है, वाटर हाई होते ही ये क्या करता है, फ्लोएम वाले पार्ट से बाहर निकल के वापस से जाइलम वाले पार्ट में चला जाता है। देखो, वाटर मूव्स आउट ऑफ द फ्लोएम रिटर्निंग इवेंचुअली टू जाइलम। ठीक है, यहाँ एक बार मैं और समझाऊं आपको, यह है स्टेम का टिप। शुगर लीव्स स्लीव ट्यूब्स, वाटर फ्लो बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन फ्लो टू रीजन्स ऑफ लो ट्रिगर प्रेशर, यहाँ है हमारा फ्लोएम एंड यहाँ है हमारी वाटर, ये सब वाटर है ब्लू ब्लू वाला एंड फ्लोएम है हमारा। तो शुगर एंटर स्लीव ट्यूब्स फॉलोड बाय वाटर, यहाँ आता है ऑस्मोसिस के थ्रू। तो यहाँ पर क्या है, हमारे शुगर्स यहाँ प्रेजेंट होती है, फिर यहाँ पर क्या है, वाटर भी मूव करता है। जैसे ही वाटर मूव करता है, शुगर लीव स्लीव ट्यूब्स फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज, वाटर फॉलो बाय ऑस्मोसिस। तो यहाँ क्या है, ये आता है यहाँ से फ्लोएम से इधर आकर के हमारे रूट के पास चला जाता है एंड वाटर वापस से हमारे क्या है, ऑस्मोस जो ग्रेडियंट यहाँ क्रिएट होता है उसके थ्रू वापस से ये चला जाता है हमारे जाइलम के अंदर। यहाँ इस तरह से ये चीज काम करती है। अब एक एक्सपेरिमेंट है कि हमारे जो फूड है वो जाइलम के थ्रू फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसलोकेटेड होता है या किसी और के थ्रू, उसके लिए क्या है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ग्रिडलिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं। इसका एम क्या था, दिस एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड। ऑन द ट्रंक ऑफ a tree, a ring of bark up to a depth of flame ring can be carefully removed। यहाँ क्या है, ऊपर वाला जो पार्ट है डेप्थ तक काट दी फ्लोएम की लेयर को केयरफुली। ठीक है, on the absence of downward movement of food, the portion of bark above the ring on the stem becomes swollen after a few weeks। यहाँ क्या हुआ, जैसे कि इन्होंने यहाँ क्या है, फ्लोएम तक का पार्ट काट दिया, यहाँ तक का, यहाँ हमारे फ्लोएम है और इसका ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर फ्लोएम एब्सेंट है। ए रिंग ऑफ स्टेम वाज कट आउट हियर, यहाँ से हमारे क्या है, फ्लोएम को रिमूव कर दिया। ठीक है, कुछ समय बाद या कुछ वीक बाद हमने देखा कि जो ये वाला पार्ट है स्टेम का जहाँ फ्लोएम प्रेजेंट, तो यहीं पर ये क्या है, ये ब्लच आउट हो गया या स्वेलन हो गया या फिर ये फूल चुका है यहाँ पर। तो इससे इन्होंने क्या पता लगाया, रिडलिंग explains unidirectional flow of solutes। क्या कंक्लूजन निकला, this simple experiment showed that phloem is the tissue responsible for translocation of food। तो इन्होंने ये पता लगाया कि जो फ्लोएम है वही हमारे
फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल टिश्यू होता है। क्योंकि इन्होंने यहाँ क्या है, इतना ही पार्ट कट किया था। ये देखो, यहाँ हमारी लीव्स है, सोलन पार्ट है ये वाला, यहाँ कौन सा पार्ट रिमूव किया था, ये पूरा स्टेम है, रिंग ऑफ बार्क रिमूव कर दी, ठीक है। यहाँ पर रिंग जो बार्क है और उसके जस्ट पास में जो फ्लोएम टिश्यू है उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद इन्होंने देखा कि यहाँ क्या है, हमारा टिश्यू जो है फ्लोएम यहाँ प्रेजेंट था, इसकी वजह से यहाँ क्या है, फूड यहीं तक ही रह गया। तो यहाँ ये वाला पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा फूल जाता है। तो इससे इन्होंने एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि फ्लोएम ही है ऐसा एक टिश्यू जो कि फूड के ट्रांसलोकेशन में हमारे हेल्प करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट था। आई होप आपको बहुत अच्छे से फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट समझ में आया, कैसे फ्लोएम जो है, फ्लोएम के थ्रू हम क्या है फूड का ट्रांसलोकेशन देख सकते हैं। तो ये सब हमने देख लिया। अब हमारे यहाँ तक हमने देख लिया कैसे हमारे प्लांट में वाटर, मिनरल्स एंड फूड का ट्रांसलोकेशन जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होता है। अब हम देख रहे हैं कैसे मिनरल न्यूट्रिएंट जो है हमारे प्लांट के लिए कितने इसेंशियल होते हैं, इनकी डिफिशियंसी से क्या क्या डिजीज होती है लीव्स के अंदर, ऑल ओवर प्लांट के अंदर, कैसे अल्टीमेटली डाई हो जाता है हमारा प्लांट, ये सब चीजें अब हम देखेंगे। अब आपको पता है मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सोडियम, कॉपर, फॉस्फोरस, ये सब चीजें हमारे क्या है, हमारे प्लांट के लिए बहुत, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है हमारे प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो हम देखते हैं मिनरल न्यूट्रिशन इंट्रोडक्शन। द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल द सेम। They require macro molecules such as carbohydrate, proteins, fats, and water and minerals for their growth and development. Methods to study the mineral requirements of plant stream. यहाँ क्या है, in 1860 जूलियस वॉन शैक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट थे, डेमोन्स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट प्लांट्स कुड बी ग्रो to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil. This technique of growing plants in a nutrient solution is known as hydroponics. अब आपको मैंने बहुत दिन पहले एक शॉर्ट्स जो है वो अपलोड किया था, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, मैंने उसके अंदर पूरा आपको विजुअल करवाया था, एक्सपेरिमेंटली आपको पूरा मैंने दिखाया था, उसमें कैसे क्या है लाइव जो करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, एक ऐसी ग्रो करवाते हैं हमारे प्लांट्स को, उसमें क्या है जो वाटर होता है उसी के अंदर जो इसेंशियल मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब चीजें हम क्या है उस वाटर में ही डाल देते हैं। बट वहां पर क्या है जो सॉइल होती है वो एब्सेंट होती है, बिना सॉइल के हम यहाँ पर क्या है हमारे प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ क्या है प्लांट्स को ग्रो करवाया गया है। ये देखो यहाँ क्या है पूरा एक साथ क्या है काफी सारे एक के ऊपर एक करके, ये देखो आप देख सकते हो इसकी रूट्स दिख रही है एंड पानी के अंदर इसको डिप किया गया है, और इस तरह से यहाँ पर काफी सारे प्लांट्स को हम एक साथ ग्रो करवा सकते। तो ये है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम एक इस तरह से तैयार करते हैं गार्डन, ये हुआ, फिर एक लेयर ये हुआ, एक लेयर यहाँ हुआ, बट हमारी सॉइल जो है वो तो हमारी फ्री पड़ी रहती है। तो यहाँ पे हम कुछ चीज ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है इस तरह से वॉल्स बने रहते हैं, खड्डे जिसको बोलते हैं, एंड हमारे प्लांट को इसके अंदर शिफ्ट कर देता है और इसके अंदर कंटिन्यूअसली वाटर की सप्लाई चलती रहती है यहाँ, और वाटर जो होता है उसी के अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट्स है हम वो सब चीजें डाल देते हैं और इस तरह से इसकी ग्रो करवाई जाती है। यहाँ पर क्या है जगह भी जिसके पास कम हो, बहुत थोड़ी सी जगह में हम काफी सारी वेराइटीज में अपने प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं। इस टेक्निक को बोला गया है हाइड्रोपोनिक्स। एम क्या है हाइड्रोपोनिक्स का, टू डिटरमाइन द मिनरल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट्स। रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोपोनिक्स की क्या क्या है रिक्वायरमेंट है, यह प्यूरिफाइड वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स, द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली एडिटेड टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम ग्रोथ। ये देखो यहाँ पर भी दिखाया गया है डायग्राम, वो मैंने आपको लाइव दिखाया था कैसे, आप उसको मैं मेंशन कर दूंगी, यहाँ पर टैग कर दूंगी, आप देखना इसको एक बार, शॉर्ट को बहुत अच्छे से विजुअली आप देख पाएंगे। यहाँ देखो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यहाँ डाला गया है हमारे पानी के अंदर, ये एरेशन ट्यूब दी गई है एंड यहाँ पर क्या है हमारे प्लांट को ग्रो करवाया गया। यहाँ फनल है फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। यहाँ एक क्या लिया है, गमला लिया है या पोट लिया है, उसके अंदर यहाँ क्या है हमने हमारा प्लांट जो है उसको इस तरह से ग्रो किया।
ठीक है, बिल्कुल पैक है ये, यहाँ पर कुछ स्पेस है, जो भी थोड़ा सा बहुत स्पेस है उसको हमने कॉटन के थ्रू क्या है उसको ब्लॉक किया है कि कोई भी और चीज इसके अंदर ना जा पाए। एंड यहाँ पर एक ट्यूब लगाई है, फनल लगाई जिससे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स हम ऐड कर रहे हैं। एक यहाँ पर एरेशन ट्यूब लगाई जिससे इसको एयर जो है वो भी मिलती रहे। एंड यहाँ पर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। तो इस तरह से ये क्या है इसको ग्रो करवाया जाता है, ठीक है, इस तरह सेटअप किया जाता है। अब हम यहाँ देखें हाइड्रोपोनिक्स प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट आर ग्रो इन ए ट्यूब और through placed to a slight decline, a pump circulates a nutrient solutions for a reservoir to the elevated end of the tube, the solution point। यहाँ देखो ये इस तरह से यहाँ एक ट्यूब टाइप का या पाइप टाइप का एक चैम्बर इन्होंने बनाया है। यहाँ पर क्या है इन्होंने एक वॉल रखते हैं, इस तरह से खड्डा बना के रखते हैं इस पानी के अंदर कि हमारा जो पोर्ट है वो यहाँ पर उग सके। अब पोर्ट ऐसे नहीं है कि बिल्कुल इस तरह से ले रखे हैं, बिल्कुल इस तरह से पैक कि भाई उसके इस पाइप के अंदर अगर इसको हम डालेंगे तो वाटर मिनरल्स कुछ भी ना ले सके, इस टाइप का डालते हैं जिसके अंदर इसके अंदर छेद हो या फिर जालीदार हो, ठीक है, नेट लाइक हो, जिससे कि ये सब कुछ चीजें वहां से एब्सॉर्ब कर सके, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ लगा रखे हैं। एंड यहाँ पर क्या है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन दिया जाता है। ये देखो पंप है, यहाँ से आता रहता है, ये जाता रहता है एंड वापस एक्स्ट्रा वाटर निकलता रहता है एंड जाता रहता है। तो ये यहाँ एक डायग्राम को यहाँ जूम करके दिखाया गया, ये देखो इस तरह से इसकी जो रूट्स है यहाँ पर इस वाटर में फैले हुए, ठीक है। ये है हमारे हाइड्रोपोनिक्स। देख लिया हमने हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है। अब हम देखते हैं इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट्स थ्रू रूट्स, रूट्स के थ्रू भी एंटर करते हैं हमारे प्लांट के अंदर। इन फैक्ट मोर देन 60 एलिमेंट्स ऑफ द टोटल डिस्कवर्ड सो फार आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। सम प्लांट स्पीसीज accumulate selenium, some other gold, while some plants growing near nuclear test sites up to radioactive strontium। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया है, कुछ प्लांट्स स्पीसीज जो है वो एक्यूमुलेट करके रखती है सेलेनियम, कुछ हमारी गोल्ड को भी, कुछ होती है हमारी न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स होती है वहां पर रेडियो एक्टिव जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वहां पर भी ग्रो करते हैं। तो ये सब अपने अपने प्लांट्स हैं, वो हर जगह हर प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है। There are techniques that are able to detect the minerals even at a very low concentration। अब है criteria for essentiality। The criteria for essentiality of an element are given below। The element must be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction। In the absence of element, the plant do not complete their life cycle and set of seeds। यहाँ क्या है, कुछ ऐसे एलिमेंट नेसेसरी होते हैं हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए एंड उसके रिप्रोडक्शन के, बट अगर यहाँ पर वो एलिमेंट्स एब्सेंट रहते हैं तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाती है एंड उसके अंदर जो सीड्स है वो भी अच्छे से नहीं बन पाते हैं। The requirement of the element must be specific or not replaceable by other elements। In other words, deficiency of any one element cannot be met by supplying other element। यहाँ क्या बोला गया है, किसी एलिमेंट की अगर यहाँ डिफिशियंसी होती है तो हम कोई दूसरा एलिमेंट दे करके उसको कॉम्प्लीमेंट उसको सॉरी उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। उसको जो एलिमेंट चाहिए वही ही चाहिए। जैसे कि मेरे पास में मीना और सीता दो बच्चे हैं। अब मीना यहाँ एब्सेंट है तो सीता उसकी जगह नहीं ले सकती है, उसकी जगह मीना ही काम करेगी जो मीना को करना था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ क्या है, जो एलिमेंट एब्सेंट होता है उसी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट को हमें फुलफिल करना होता है बजाय किसी दूसरे को यहाँ रिप्लेस करने के। द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। Based upon the above criteria, only 70 elements ऐसे हैं has been found to be absolutely essential है प्लांट की ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन के लिए। तो 617 ऐसे हमने एलिमेंट्स हमारे है इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए जो कि बहुत ज्यादा इसेंशियल है इसकी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट की। These elements are further divided into, फिर बाद में इन एलिमेंट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अब हम देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। They are generally required in plant tissue in large amount
that is excess of 10 mol kg square of dry matter. They are 9 in number. ये 9 होते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और 8 नंबर में होते हैं हमारे कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड ये होते हैं 9। अब कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये सारे हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आउट ऑफ दिस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। आपको भी पता है वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन होती है, ठीक है। वाटर में सॉरी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होती है, कार्बन एंड ऑक्सीजन होती है। ये जो हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन की फुलफिलमेंट हमारे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा प्लांट कर लेता है, व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल एज मिनरल न्यूट्रिएंट्स के रूप में सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। अब है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, लेस देन 10 mol kg स्क्वायर ऑफ ड्राई वेट, और ये नंबर में 8 होते हैं। कौन कौन से? आयरन है हमारे, मैग्नीशियम है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, बोरोन है, क्लोरीन है एंड निकेल है। ये सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। आयरन को ऐसे लिखते हैं फेरस, ठीक है। अब यहाँ क्या है, फेरस इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन कंपेरिजन टू अदर माइक्रो। हमारे क्या है, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसके कंपेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे फेरस जो होता है ये हमारे प्लांट को रिक्वायर्ड होता है, जबकि सबसे कम अमाउंट में मॉलिब्डेनम जो है वो रिक्वायरमेंट होता है। In addition to the 70 essential elements, there are some beneficial elements such as sodium होता है हमारे एट्रिप्लेक्स में, सिलिकॉन जो होता है ये हमारे ग्रासेस में रहता है, कोबाल्ट जो है ये हमारे रहता है लेग्यूमिनस प्लांट में, सेलेनियम जो है हमारे they are required by higher plants. Essential elements can also be grouped into 4 categories. ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ थियर डाइवर्स फंक्शन, इनके फंक्शन के बेस के ऊपर। अब 4 कैटेगरीज हमारे कौन कौन सी अगर हमने देखना चाहे, फर्स्ट कैटेगरी है इसेंशियल एलिमेंट्स दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स। अब सेल के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट बनाते हैं हमारे, तो यहाँ कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये हमारे सेल का स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं। सेकेंड एलिमेंट ऐसे हैं कंपोस्ट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट्स। अब केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड कौन कौन से कंपाउंड होते हैं हमारे, मैग्नीशियम होता है इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में आपको पता है सेंट्रल मॉलिक्यूल जो होता है वो मैग्नीशियम +2 होता है। फॉस्फोरस होता है आपको पता है एटीपी के अंदर। अब है इसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिविटी जो एक्टिवेट होता है एंजाइम से, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम +2 इज एन एक्टिवेटर होता है बोथ रूबिस्को एंजाइम एंड पेप्केज एंजाइम। यहाँ क्या है, मैग्नीशियम +2 हेल्प करता है, बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। जिंक +2 है, ये भी एक्टिवेटर होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में, एंड मॉलिब्डेनम जो होता है नाइट्रोजनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजनेज जो एंजाइम होता है उसके साथ फंक्शन करता है हमारे मॉलिब्डेनम, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब है फोर्थ कैटेगरी, कुछ इसेंशियल एलिमेंट कैन बी अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल। सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है उसको चेंज करते हैं। अब है पोटेशियम K+ जिसको बोला गया है, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आपको मैंने बताया था स्टोमेटा जब ओपनिंग होती है, ओपन होता है स्टोमेटा, तब हमारे मैग्नीशियम क्या है, सॉरी पोटेशियम क्या होता है, सेल के अंदर एंटर करता है, एंटर इन गार्ड सेल। ये चीज अभी मैंने पिछली क्लास में बताई थी। एंड क्लोज होता है तब पोटेशियम कैसे हेल्प करता है, ये बाहर चला जाता है आउट गार्ड सेल के, ठीक है। तो यहाँ ये हेल्प करता है हमारे पोटेशियम प्लस आयन। ये थी हमारी 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरी के बेस पर भी इसको बांटा गया है। फर्स्ट में स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं सेल के, सेकंड में कुछ एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं, थर्ड में होते हैं कुछ एक्टिवेटेड
एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करते हैं कुछ हमारे एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट जो होते हैं हमारे ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है सेल का उसको अल्टर करते हैं, वहां पर भी हेल्प करते हैं। तो ये 4 कैटेगरी हमने देख ली है। ये जो है आपको पूरा ये लर्न करने का ही है। आपको थोड़े बहुत तो ये क्या है अपन रूटीन में पढ़ते रहते हैं कि कहाँ स्टोमेटा ओपनिंग करने में कौन सा एलिमेंट हमारे हेल्प करता है, कौन कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए कौन कौन से हमारे ये एलिमेंट्स है वो हेल्प करते हैं। एनर्जी का भी आपको पता है, ये मोस्ट ऑफ आपको याद है, तो याद करने का इतना आपको लोड नहीं रहेगा, आप याद कर लोगे इजी वे में। अब हम देखते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। अब आपको पता है जिस एलिमेंट की डिफिशियंसी होगी उस एलिमेंट से कुछ ना कुछ डिजीज तो हमारे प्लांट में हमें देखने को मिलती है। रूटीन में भी आप देखते रहते हो, कभी किसी की पत्ती गिर गई और कभी कभी प्लांट पूरा येलो हो जाता है, कभी लीफ जो है वो ब्राउन हो जाती है, कभी उसका स्टेम ब्राउन हो जाता है, कभी छोटे छोटे स्पोर्ट्स हो जाते हैं। तो काफी सारी डिजीज जो है हमारे प्लांट को देखने को मिलती है। The concentration of the essential elements below which plant growth is retarded is termed as critical concentration। जब प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड हो जाती है तो उसको बोला गया है क्रिटिकल कंसंट्रेशन उस एलिमेंट की। The essential element is said to be deficient when present below the critical condition। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे कैसे डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं। अपीयर फर्स्ट पहले हमारे ओल्डर टिश्यूज में दिखते हैं, बाद में यंगर टिश्यूज में दिखते हैं, तो वो सब हम देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ एनी इसेंशियल एलिमेंट प्लांट शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंज। ठीक है, दीज आर कॉल्ड डिफिशियंसी सिम्टम्स। दे वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। यहाँ क्या है, अगर कोई भी एलिमेंट की डिफिशियंसी होती है तो कुछ प्लांट्स शो करता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और इंडिकेशन देता है कि इस एलिमेंट की डिफिशियंसी हो गई हमारे प्लांट। तो इसी को डिफिशियंसी सिम्टम्स बोला गया है। एंड ये वेरी करता है सिम्टम्स एलिमेंट टू एलिमेंट, क्योंकि जिस एलिमेंट की कमी होगी उसी एलिमेंट के सिम्टम्स यहाँ दिखाई देंगे। अब है ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन द प्लांट्स। अब क्या है, मोबिलिटी के बेस के ऊपर ये एलिमेंट्स प्लांट के अंदर इस बेस के ऊपर इसको डिवाइड किया गया 2 कैटेगरी में। फर्स्ट है हमारे फर्स्ट अपीयर इन ऑल टिश्यू। जो ऑल टिश्यू में अपीयर होगा वो है हमारे मोबाइल एलिमेंट्स, एंड जो हमारे यंगर टिश्यू में अपीयर होंगे वो है हमारे इनमोबाइल एलिमेंट्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऑल टिश्यू यानी मोबाइल और यंगर यानी इनमोबाइल। तो इफ एलिमेंट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड विद इन द प्लांट्स एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यू। कौन कौन से हैं ये हमारे, ये है हमारी नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड सल्फर। जबकि जो अपीयर होते हैं यंग टिश्यूज में इनमोबाइल एलिमेंट्स रिलेटिवली immobile and are not transported out of the mature organs because they are part of structural component of cell, hence are not easily released। ये है हमारे कैल्शियम प्लस 2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले सिम्टम्स हमारे ऑल्डर टिश्यू में दिखेंगे जहां मोबाइल एलिमेंट्स की डिफिशियंसी होगी, बाद में सिम्टम्स जो हमारे यंग टिश्यूज में दिखेंगे जो कि इन मोबाइल एलिमेंट्स की वजह से होगी, जो एग्जांपल यहाँ कैल्शियम। अब है डिफिशियंसी सिम्टम्स डिसअपीयर व्हेन द डिफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स इज प्रोवाइडेड टू द प्लांट। हाउएवर इफ डिप्रेशन कंटिन्यूअस इट मे इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट। यहाँ क्या है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होती है और ये कंटिन्यूअसली डिफिशियंसी चलती ही रहती है, तो इवेंचुअली हमारा प्लांट क्या है, डेथ हो जाती है। प्रीवेलेंट डिफिशियंसी सिम्टम्स इन प्लांट। अब है क्लोरोसिस। अब क्लोरोसिस कौन सी किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है, अब देखें। इट इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जब लूज होता है लीडिंग टू येलोइश इन लीफ। दिस सिम्टम इज कोज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट। किस किस एलिमेंट की वजह से हमारे क्लोरोसिस होता है, वो एलिमेंट है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज है, मैग्नीशियम बोल दिया, जिंक है एंड मॉलिब्डेनम। इन सारे एलिमेंट्स की वजह से क्या है, क्लोरोसिस आपको देखने को मिलेगा प्लांट। अब है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या है, एक टिश्यू जो है उसकी डेथ होती है एक प्लांट के ऊपर। यहाँ क्या है, इट इज दैट ऑफ टिश्यू पर्टिकुलर लीफ टिश्यू ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। इन सब की वजह से क्या है
नेक्रोसिस देखने को मिलता है। अब है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हमारी किस किस वजह से होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स की वजह से स्टॉप होता है, तो डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम कॉज एन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। अब है डिले ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावरिंग को डिले करने के लिए भी कुछ एलिमेंट्स की डिफिशियंसी होती है तो हो जाती है, तो यह नाइट्रोजन, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम कोज करता है डिले इन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में डिले करवाते हैं ये सारे एलिमेंट्स। देयरफॉर द डिफिशियंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल डिफिशियंसी सिम्टम्स एंड दैट द सम डिफिशियंसी सिम्टम मे बी कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ वन ऑफ सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर किस किस एलिमेंट्स की वजह से क्या क्या सिम्टम्स हमारे प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो स्पेशल पॉइंट अगर हम देखना चाहें तो यहाँ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। इनको प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट बोला गया है as they are main constituent of organic part of protoplasm। प्रोटोप्लाज्म में ये सारे एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट होता है। अब है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन आर कॉल्ड फ्रेमवर्क एलिमेंट बोलते हैं इनको, as they are main constituent होते हैं प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के एंड फैट्स के। इन सब के अंदर क्या है, ये तीनों एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट होता है। तीनों एलिमेंट्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से ही मिल जाते हैं। अब है पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड phosphorus are called critical element। they are required by plant are very high dose। इनकी रिक्वायर्ड होती है प्लांट को बहुत ज्यादा हाई डोज में। To fulfill this great demand, soil mostly faces a shortage of such elements। therefore farmers frequently supply करते हैं हमारे in the form of fertilizers to obtain optimum crop yield। A very low concentration of gold reported in equisetum and mustard plant। यहाँ क्या बोला गया है, हमारी जो इक्विसिटम होता है एंड जो मस्टर्ड प्लांट होता है इसके अंदर कुछ बहुत लो कंसंट्रेशन में गोल्ड जो है उसको रिपोर्टेड किया गया है कि इसके अंदर जो गोल्ड है वो प्रेजेंट होता है इन प्लांट्स के अंदर। अब है अबाउट 97% ऑफ द मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ 6 एलिमेंट इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ठीक है, इनका रोल क्या रहता है, इसेंशियल एलिमेंट्स परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। माइक्रो एंड मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके कुछ फंक्शंस होते हैं। दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं इन द प्लांट सेल सच एज परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल शेप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, buffering action, enzymatic activity and act as major constituents of macromolecules and coenzymes। अब कुछ फिजियोलॉजिकल डिफिशियंसी डिजीज बताई गई है इन एलिमेंट्स की वजह से। ये इंपॉर्टेंट आपको लर्न होनी चाहिए कि कौन से एलिमेंट की वजह से कौन सी डिजीज होती है। फर्स्ट है विप्टेल ऑफ कैलीफ्लावर। जो कैलीफ्लावर होता है हमारा उसके अंदर विप्टेल डिजीज होती है, ये मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी की वजह से होती है। आपको याद होना चाहिए किसके डिफिशियंसी की वजह से होती है। सेकेंड है मार्स स्पॉट ऑफ बी, ये डिफिशियंसी होती है मैग्नीशियम की वजह से। थर्ड है हमारी ग्रे एंड स्पैक स्पॉट ऑफ ऑक। ऑक जो होता है उसके अंदर ये डिजीज होती है वही मैग्नीशियम की वजह से, सॉरी मैग्नीज की वजह से। मैग्नीशियम होता है हमारे Mg+2 एंड Mn होता है, ये होता है हमारे मैग्नीज। ठीक है, अब डाई बैक ऑफ सिट्रस ये होता है कॉपर की वजह से। ये कम्बिनेशन डिजीज ऑफ सीरियल एंड लेग्यूम क्रॉप ये होता है हमारी कॉपर की डिफिशियंसी की वजह से। कायरा डिजीज जो होती है हमारे पैडी में, राइस में, ये होती है जिंक की डिफिशियंसी से। ब्लैक हॉट रॉट ऑफ बीट्स ये होती है बोरॉन की वजह से एंड स्पॉट एक्सिस ये होती है हमारे बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से। तो यहाँ पर पूरी 8 डिजीज है, किस किस एलिमेंट की वजह से हो रही है, यहाँ उनकी स्पेशल नाम और उस एलिमेंट का भी नाम दिया हुआ और स्पेशल डिजीज का नाम भी दिया हुआ, तो आपको ये याद होनी चाहिए। ये था कि कौन से एलिमेंट की वजह से कौन सी डिजीज हो रही है हमारे प्लांट में। अब हम देखते हैं
स्पेशली किस एलिमेंट की वजह से कौन सी डिजीज है, किस टाइप का सिम्टम्स हमारे प्लांट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ है हमारी वेरियस फॉर्म फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन, यहाँ नाइट्रोजन दिया हुआ सबसे पहले। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इट इज एब्जॉर्ब मेनली एज नाइट्राइट थ्रो सम आर ऑल्सो टेकन बाय नाइट्रेट एंड अमोनिया फॉर्म में भी ये लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजनस एंजाइम की वजह से क्या है, ये अमोनिया में कन्वर्ट होती है NH4 से, फिर यहाँ से नाइट्रेट में, फिर होती है हमारे नाइट्राइट में। तो नाइट्राइट जो फॉर्म होती है इसकी सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब फॉर्म होती है नाइट्रोजन की। ये नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है उसके अंदर हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके अंदर। अब है फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय all parts of the plant, particularly the meristematic tissue and metabolic active cells. Nitrogen is one of the constituent and protein, nucleic acid, vitamin, chlorophyll and enzyme, amides and hormones. ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड है हमारा फॉस्फोरस। ये देखो फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस एब्सॉर्ब होता है H2PO4 में, H2PO4 यहाँ माइनस एंड या -2 है। ठीक है, इस फॉर्म में ये लिया जाता है। फॉस्फोरस क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का देखो, सेल इस तरह से लीव्स देखो, ये देखो येलोइश हो गई है हमारी, ग्रीन से जल चुकी है इसकी मेम्ब्रेन का एंड जो है, ये देखो। ठीक है, सर्टेन प्रोटीन एंड ऑल न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट होती है रिक्वायर्ड फॉर ऑल फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस। इट इज कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल, जैसे कि ATP में भी हमारे फॉस्फोरस बहुत हेल्प करता है। अब हम देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम की वजह से देखो ये लीफ किस तरह से हमारे, ये देखो इस तरह से डिजीज लीफ बन रही है। तो पोटेशियम K+ की फॉर्म में एब्सॉर्ब किया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सॉरी, पोटेशियम इज रिक्वायर्ड इन मोर अबंडेंट क्वांटिटी इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बॉल, लीव्स एंड रूट टिप्स। पोटेशियम प्ले रोल करता है स्टोमेटा ओपनिंग में एंड क्लोजिंग में। इट हेल्प इन मेंटेन एन anion and कैटाइन बैलेंस इन सेल्स एंड इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ ट्रांजिटी ऑफ सेल्स। ठीक है, अब है हमारे कैल्शियम का क्या क्या रोल होता है। कैल्शियम की वजह से देखो कर्ली फ्लावर, ये देखो किस तरह से हमारा डिजीज हो रहा है, और ये देखो हमारी जो टमाटो है ये इसकी, ये देखो इस तरह से डिजीज हो रही है। ठीक है, कैल्शियम +2 फॉर्म में एब्सॉर्ब होता है प्लांट से इस तरह से। Calcium is required by meristematic and differentiated tissue during cell division. It is used in the synthesis of cell wall, particularly as calcium pectate in the middle lamina में calcium pectate आपको पता है present होता है। It is also needed during the formation of mitotic spindle and chromosome synthesis. It involved in the normal functioning of the cell membrane and एक्टिवेट सर्टन एंजाइम्स। अब आपको ये पता होगा कि मैम बस लाइंस पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, तो इसमें मैं आपको कुछ समझाने की चीज जो मैंने आपको समझा दी है बहुत अच्छे से। अब यहाँ क्या है, आपको खुद को ही पढ़ना है, खुद को लर्न करने वाली चीजें हैं कि यहाँ कैल्शियम का क्या रोल होता है, पोटेशियम का क्या रहता है, नाइट्रोजन का क्या रोल रहता है, ये सब चीजें आपको लर्न करनी है। ये सारी चीजें जो ये अभी जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का, क्योंकि इसमें सब कुछ लर्न करने जैसा है। अब हर चीज लर्न हो अपन को ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें लर्न करने के लिए रहती है। तो इतनी चीजें अगर आप 1-2 बार आपको पढ़ोगे तो आपको कुछ चीजें क्या पहले की पढ़ी हुई तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एक्यूमुलेट होता है ये ऑल्डर लीव्स में, आपको पता है। ठीक है, अब है हमारे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg+2 फॉर्म में एब्सॉर्ब होता है। इट एक्टिवेट्स द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, PFK, पायरुवेट काइनेज एक्सेट्रा, एंड फोटोसिंथेसिस में भी एक्टिवेट करता है। 2 एंजाइम्स होते हैं, रूबिस्को एंड पैक्टिज एंजाइम को। इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA। ठीक है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल के बीच में क्या है जो ये रिंग बनती है, यहाँ पर क्लोरोफिल +2 हमारे प्रेजेंट होता है इस तरह से। ठीक है, ये हेल्प करता है मेंटेनेंस द राइबोसोम स्ट्रक्चर। राइबोसोम की जो 2 सबयूनिट्स होती है इस तरह से, इनको इस तरह से बहुत अच्छे से टाइटली बाइंड करके रखने के लिए भी क्या है मैग्नीशियम हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ देखो इसकी डिफिशियंसी से देखो
मैग्नीशियम की डिफिशियंसी लीफ कैसे दिखाई दे रही है। अब है हमारे सल्फर। सल्फर जो एब्जॉर्प्शन किया जाता है, सल्फर जो है +2 फॉर्म में किया जाता है। सल्फर इज प्रेजेंट इन सिस्टाइन, methionine and cysteine. It is the main constituent of several coenzyme विटामिन। जो विटामिन बी है हमारा, उसके कुछ कंपोनेंट्स है अलग अलग, थियामीन, बायोटीन, कोएंजाइम ए एंड फेराडॉक्सिन, वहां सब ये प्रेजेंट होता है। अब है हमारे आयरन। आयरन जो होता है, फेरिक आयन जो होता है Fe3+, और फेरस आयन होता है Fe2+। ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है हमारी लार्ज अमाउंट में कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये चीज आपको बताया था, देखो कैसे येलोइश डिजीज इसके अंदर आ गई है। इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन का इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक पैराडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। ठीक है, ये रिवर्सली ऑक्सीडाइज होता है Fe2+ से Fe3+ में। ठीक है, अब एक्टिवेट, कैटालाइज, प्रॉक्सीडेज एंड नाइट्रोजिनेज एंजाइम इसेंशियल होता है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। अब यहाँ क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं होगा तो लीफ ये देखो येलो हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब है हमारे मैग्नीज, Mn मैग्नीज, जो कि Mn2+ के फॉर्म में क्या है, ये एब्सॉर्ब होता है, प्लांट इसको एब्सॉर्ब करते हैं। It activates many enzymes involved in the photosynthesis, respiration and nitrogen metabolism. The best defined function of manganese is in the splitting of water. Water splitting होती है हमारी, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड जहाँ काम करता है, वहां पर जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है, वहां पर क्या है, वाटर को स्प्लिट करवाने में हमारे मैग्नीज जो है वो हेल्प करता है। वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये देखो इलेक्ट्रॉन, ये देखो फोटोसिंथेसिस, यहाँ क्या है, वाटर स्प्लिट होता है ऑक्सीजन के फॉर्म में एंड इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में एंड हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म के अंदर क्या है, स्प्लिट होता है वाटर मॉलिक्यूल मैग्नीज की हेल्प से। ठीक है, अब हम देखते हैं बोरोन। ये देखो लीफ के अंदर कैसे डिफिशियंसी हो रही है, देखो ब्राउन ब्राउन स्पोर्स बन गए हैं बोरोन की कमी की वजह से। BO3-3 या B4O7-2 फॉर्म में क्या है, इसको एब्सॉर्ब किया जाता है। इट रिक्वायर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम+2। कैल्शियम+2 के यूटिलाइजेशन के लिए क्या है, रिक्वायर्ड होता है। इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में। ठीक है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो अभी हमने पढ़ा था वहां क्या है, बोरोन आयन जो है वो हेल्प करता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड पोलन जर्मिनेशन एंड सेल इलोंगेशन में भी क्या है, हेल्प करता है। अब हम देखते हैं जिंक। जिंक की एब्सेंस की वजह से देखो किस तरह से स्पोर्स बन गए हैं येलोइश येलोइश हमारे लीफ में, ये जिंक की डिफिशियंसी की वजह से ही दिखाई देते हैं। ये जिंक+2 फॉर्म में क्या है, एब्सॉर्ब किया जाता है प्लांट के थ्रू। इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम, कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। इट आल्सो नीड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के सिंथेसिस में जिंक आयन जो है वो हमारी हेल्प करता है। अब हम देख रहे हैं कॉपर। तो कॉपर क्या है, Cu+2 फॉर्म में एब्सॉर्ब किया जाता है। ये जितनी भी मेटाबॉलिज्म होता है प्लांट के ओवरऑल, उस सब में इसेंशियल होता है। देखो किस तरह से येलो स्पॉट्स बन गए हमारी लीफ के अंदर, आप देख सकते हैं। It is associated with certain enzyme involved in redox reactions and is reversibly oxidized होता है Copper+2 से Copper+2 के अंदर। It is essential for vitamin C synthesis। ascorbic acid जो होता है उसके सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। It is a constituent of प्लास्टोसाइनिन एंड साइटोक्रोम A से A3 के बीच में ये फंक्शन करता है या हेल्प करता है। अब है मॉलिब्डेनम MO। अब ये एब्सॉर्ब जो प्लांट है मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में इसको एब्सॉर्ब करते हैं। तो ये देख सकते हैं MOO2+2 फॉर्म में इसको एब्सॉर्ब किया जाता है। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। एंजाइम में क्या है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो होता है वहां पर ये हेल्प करता है। अब यहाँ देख सकते हैं इसके डिफिशियंसी किस तरह से स्पोर्स बन रहे हैं लीफ के अंदर। अब आप अल्टीमेटली आपको एक चीज समझाना चाहूँ, किसी भी मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से क्या है, लीव्स में अलग अलग टाइप के आपको देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो इस टाइम भी यहाँ पर ठीक है डिजीज वाला दिखाई देगा। अब है क्लोरीन। क्लोरीन Cl- फॉर्म में क्या है, Cl- फॉर्म में एब्सॉर्ब किया जाता है एंड अलॉन्ग विथ
सोडियम एंड पोटेशियम, इट हेल्प्स इन डिटरमाइन द सॉलिड कंसंट्रेशन एंड एनाइन कैटाइन बैलेंस इन सेल, इसमें भी ये हेल्प करता है। एंड है इसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, हमारी उसके अंदर एक तो वाटर की स्प्लिटिंग जो होती है, एक तो एमएन हेल्प करता है, एक क्लोरीन हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, ए रिएक्शन दैट लीड टू ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ठीक है। अब हमारे निकल, निकल क्या करता है, ये एब्सॉर्ब किया जाता है Na+2 फॉर्म में। इट इज द एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम यूरेज, यूरेज एंजाइम जो है उसका एक्टिवेटर है। ये जो भी मैं आपको एक्टिवेटर बता रही हूँ ना, आपको लर्न होनी चाहिए। इसके अंदर नेट के अंदर भी क्वेश्चन है, ये जो है ना यूरेज एंजाइम, ये नेट के अंदर भी आया हुआ है। और जो स्प्लिटिंग होता है वाटर का फोटोसिस्टम सेकंड में, तो कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ हेल्प करता है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, यूरेज क्या है, ये एंजाइम रिक्वायर्ड होता है स्प्लिटिंग करने में यूरिया को इन द प्लांट बॉडी टू ऑब्टेन नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ तक हम ने कवर किया है। अब आगे का टॉपिक है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट जो है या एलिमेंट्स जो है अपनी अमाउंट से ज्यादा प्रेजेंट हो, या फिर इनकी जो क्रिटिकल अमाउंट, मतलब कि इनकी जो एक अमाउंट होती है फिक्स, उससे या तो कम हो बहुत ज्यादा, या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। इस वजह से क्या है, प्लांट को टॉक्सिसिटी हो जाती है उस एलिमेंट की वजह से, क्योंकि एक सफिशिएंट अमाउंट में इनको चाहिए होता है, तो उतना ही चाहिए होता है। इससे ज्यादा इनको अगर मिलता है तो भी डिफिशियंसी हो जाती है, प्लांट में डिजीज हो जाती है, या फिर इनसे बहुत ज्यादा अमाउंट में कम मिलता है तो भी प्लांट में डिफिशियंसी या डिजीज हो जाती है। तो ये क्या टॉक्सिसिटी करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये सब चीजें हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा खींच जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक का पूरा क्लियर होगा, कैसे प्लांट में मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैसे वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हमने पूरा प्रूव कर दिया है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और ये हमारे इम्पोर्टेंट बीएससी में भी है, एमएससी, रीट, आरपीएससी, ठीक है, इन सब में बहुत अच्छे से आता है। गेट में भी आता है, क्योंकि गेट और नेट का लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो गेट में इसी लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, नेट में इससे अप लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है आपके इन टॉपिक्स को